दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ज्योग्राफी की। और ज्योग्राफी कहां पे आएगा, प्रीलिम्स में यूनिट 4 पे आएगा और मेंस के अंदर जीएस पेपर 1 में आएगा, ध्यान रखिएगा। और इससे 3 मार्कर भी आपके सीधे बन सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। आइए बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेक्चर की। सबसे पहले दिन रात की अवधि बराबर होती है जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ध्यान रखिएगा, आपको यह पता होना चाहिए। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भैया दिन और रात कहां पर बराबर होंगे, तो ध्यान रखिएगा इक्वेटर पर बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, परपेंडिकुलर पड़ती हैं। क्लियर हो गई बात। तो ध्यान रखिएगा, रेज ऑफ सन जब परपेंडिकुलर पड़ेगा इक्वेटर के अंदर तो दिन और रात बराबर होंगे भूमध्य रेखा पर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर हो गई बात। क्यों भैया? जब ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर परपेंडिकुलर पड़ रही है सूर्य की किरणें, तब दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में भी यही स्थिति होगी। पर ध्यान रखिएगा, जब कहां पड़ेगा, जब इक्वेटर के अंदर पड़ेंगी लंबवत किरणें, परपेंडिकुलर किरणें, तो सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर के अंदर ही क्या होगा, दिन और रात बराबर होगा। जब इक्वेटर पर क्या होगा, इक्वेटर पर परपेंडिकुलर रहेगा सूरज, तो दिन और रात चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें चाहे सदर्न हेमिस्फीयर में, दिन और रात बराबर होंगे। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं। वह ग्रह जिसके दिन का मान और अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। मतलब क्या है, देखिए एक्सिस के अंदर हमारी अर्थ क्या है, झुकी हुई है कि नहीं है। और ध्यान रखिएगा हमारी अर्थ कैसी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री से झुकी हुई है। ध्यान रखिएगा, इतने कई एंगल बनाती है कि नहीं हमारी कौन, अर्थ। क्लियर हो गई बात। ये तो आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि हमारा जो रिवॉल्यूशन का पीरियड है, एक रिवॉल्यूशन हम कितने देर में कर लेते हैं, रिवॉल्ट अर्थ अपने एक्सिस में कितनी देर में कर लेती है, तो आपको पता है कि 23 घंटे 56 आवर्स और थोड़ा बहुत कुछ सेकंड होते हैं, है ना। मतलब 24 घंटे अपन मोटा मोटा मान लेते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो हमारा मार्स है, मंगल ग्रह जो है, उसके साथ भी क्या है, 24 घंटे हैं। 24 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा। ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह का रिवॉल्यूशन पीरियड है, ध्यान रखिएगा। और अगली बात क्या है, यहां पे उसका वो भी अपने एक्सिस में लगभग 24 पॉइंट समथिंग झुकी हुई है। क्लियर हो गई बात। ये पृथ्वी के समान ही ये क्या है, अपने एक्सिस में झुकी हुई है। और पृथ्वी के समान ही दिन रात होते हैं, इसलिए हम मार्स के अंदर क्या ढूंढ रहे हैं, लाइफ ढूंढ रहे हैं। क्लियर हो गई बात। अगली बात, वह जल डमरू मध्य जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट है। मतलब वो स्ट्रेट की बात हो रही है, यहां जल संधि की बात हो रही है। और आप यहां पे ध्यान देंगे तो ये बेरिंग स्ट्रेट की बात हो रही है। किसकी? बेरिंग स्ट्रेट है, जो इंटरनेशनल डेट लाइन के पैरेलल है। और आपको यहां पे ध्यान देना है कि ये है रसिया, ये मान लीजिए सपोज दैट रसिया, ठीक है। और ये है बेरिंग स्ट्रेट और ये है आलस्का। आलस्का समझ गए, अमेरिका वाला पोर्शन। मतलब अगर आप वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं तो अपने सबसे ईस्टर्न पोर्शन में देखिएगा, राइट हैंड साइड में ऊपर आपको बेरिंग स्ट्रेट दिख जाएगी। और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ही, 180 डिग्री देशांतर को ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। अब मुझे एक कमेंट बॉक्स में बात बताइए कि इंटरनेशनल डेट लाइन कितनी जगह से मुड़ी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इंटरनेशनल डेटलाइन कितने जगह से मुड़ी हुई है, जरा आप मुझे वो बताइए। अगली बात, पृथ्वी का पर मौसम बदलने का कारण है। ध्यान रखिएगा, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। ये बदलने का कारण क्या है, ध्यान रखिएगा। जो वेदर में चेंज आता है उसका कारण क्या है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष में झुका होना। मतलब क्या, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी, इसका बदलने का कारण क्या है, मौसम। ध्यान रखिएगा एक बात और, अगर अपने एक्सेस में अर्थ झुकी नहीं होगी, अगर सीधी रहेगी, तो पूरे जो हमारा अर्थ है उसमें क्या होगा, दिन रात इक्वल हो जाएंगे। दिन रात इक्वल हो जाएंगे तो हमारा जो मौसम होगा उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। और अर्थ जब रिवॉल्ट करती है किसके पीछे, किसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ, तो क्या होता है उसमें हमारे यहां बहुत ज्यादा क्लाइमेटिकल चेंज आते हैं एक्सिस में झुके होने के कारण और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के कारण। कभी दिन बड़ा होगा, कभी रात छोटी होगी, कभी ठंड पड़ेगी, कभी गर्म पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जिसे हम लंबवत होते हैं, जैसे परपेंडिकुलर होंगे सूर्य के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहां मौसम बदलते रहते हैं। अगली बात, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन
ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये पूछ रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर सबसे छोटा दिन कब होगा, जब सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा, तो ये है 22 दिसंबर। अगली बात आपको ये ध्यान रखनी है 22 दिसंबर। अब एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब होगा, और दिन और रात जो ये ऊपर क्वेश्चन है जिसमें इक्वेटर पर परपेंडिकुलर हो रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि दिन और रात किस किस डेट को बराबर होंगे एकदम एग्जैक्टली। क्लियर। अगली बात, भारत का वह राज्य जहां, ध्यान रखिएगा आपने शायद ये नाम चुना हो, नामचिक नामफुक, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र। ध्यान रखिएगा आपको यह बताना है कि कोल माइनिंग एरिया नामचिक नामफुक कहां लोकेटेड है, तो नामचिक नामफुक लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नामचिक नामफुक इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं। वह अक्षांश जिस पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, मतलब क्या है, वो लेटीट्यूड बताना है, जो लेटीट्यूड मतलब लेटीट्यूड, अक्षांश जिस पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। ध्यान रखिएगा हमें क्या बताना है, पूरे ईयर का जो टेम्परेचर डिफरेंस हो वो क्या हो, मिनिमम हो। मतलब क्या है, ईयर का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर और ईयर का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर, इनके बीच का जो डिफरेंस हो वो मिनिमम हो, दैट इज कॉल्ड ईयरली टेम्परेचर डिफरेंस, वार्षिक तापांतर। और ये मिनिमम होता है इक्वेटर के अंदर, भूमध्य रेखा के अंदर। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो सबसे ज्यादा मात्रा में किस प्रकार की गैस निकलेगी, तो भैया ध्यान रखिएगा जलवाष्प निकलेगा। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या निकलेगा, जलवाष्प निकलेगा। और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, H और O की। क्लियर हो गई बात, H और O की मात्रा सबसे ज्यादा होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है। ध्यान रखिएगा साउथ अमेरिका के अंदर वाइडेस्ट और वृक्ष रहित मतलब एक भी पेड़ नहीं होंगे, ऐसे घास के प्लेन को हम क्या कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा पंपास। और ये पंपास घास आपको मैं बता देता हूं साउथ अमेरिका के अंदर पाई जाती है, और अल्फा अल्फा घास यहां ही उगाई जाती है। अल्फा अल्फा एक न्यूट्रिएंट ग्रास है, तो अल्फा अल्फा पंपास के बीच में ही उगाई जाती है। जब पंपास को क्या करें, पशु पक्षी खाएं तो उनके अंदर न्यूट्रिएंट जाएं, इसके लिए अल्फा अल्फा एक घास जो है वो पंपास में मतलब साउथ अमेरिका के अंदर ही पाई जाती है। जरा मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, पंपास पर्टिकुलर किस एरिया में रहेगी, पर्टिकुलर साउथ अमेरिका के किस एरिया में रहेगी। क्लियर हो गई बात। और आप मेरे को अगर बता सके तो एक बात और बता दीजिए, ये आपकी इच्छा है कि भैया ये जो पंपास है ये कौन से तरह के जलवायु में पाई जाएगी, किस प्रकार के क्लाइमेट में पाई जाएगी। अगली बात, वह झील जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वो लेक जो तंजानिया और युगांडा के बीच इंटरनेशनल बाउंड्री क्रिएट करती है, तो भैया वो कौन सी लेक है, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्टोरिया लेक। और विक्टोरिया लेक क्यों इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका के अंदर जो विक्टोरिया लेक है वहीं से नील रिवर निकलती है, जो हमारी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। क्लियर हो गई बात। और आपको यह भी बताना है विक्टोरिया एक और स्टेट, एक और कंट्री को टच करता है, उस कंट्री का नाम मुझे बताइए। विक्टोरिया की बाउंड्री बेसिकली 3 कंट्रीज को लगती है। कितने कंट्रीज को लगती है, 3। और बहुत सारी प्रोमिनेंट रिवर्स का ओरिजिन है विक्टोरिया लेक से। क्लियर हो गई बात। चलिए अगली बात करें, तुलबुल परियोजना कहां पे है, तुलबुल प्रोजेक्ट लोकेटेड इन झेलम नदी, झेलम रिवर के अंदर तुलबुल प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दुल्हस्ती जो है वो चिनाब में है और तुलबुल प्रोजेक्ट जो है वो झेलम रिवर पे है। अब मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि झेलम रिवर में तुलबुल प्रोजेक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। अगली बात, वह राज्य जो तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना झेलम नदी में अवस्थित है। अब मैं बात क्यों कर रहा हूं तपोवन की, अभी हाल ही में जो तपोवन में विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना है, विष्णुगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट है, विष्णुगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट में हाल ही में बाढ़ आने के कारण क्या हुआ, ध्यान रखिएगा त्रासदी हो गई, वो लगभग बंद होने की स्थिति में आ गया, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई। और ये ध्यान रखिएगा उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर है। क्लियर हो गई बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नदी झेलम नहीं है ना, ये दूसरी बात है, यहां झेलम रिवर नहीं है, वो मिस्टेक से हो गया है, ठीक है, क्लियर। आइए अगली बात करते हैं, ओडिशा में स्थित हीराकुंड बांध का संबंध किससे है,
तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा में लोकेटेड हीराकुंड डैम महानदी पे, महानदी पे हीराकुंड डैम, और ये सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। ध्यान रखिएगा लेंथ के हिसाब से इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम लोकेटेड इन महानदी रिवर इन ओडिशा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि महानदी जो है वो मैकल रेंज के ईस्टर्न पोर्शन से छत्तीसगढ़ से ही निकली है। अगली बात, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी, जिसे स्वतः कृषि मिट्टी भी कहा जाता है। भैया अब आपको पता है कॉटन कहां होगा सबसे ज्यादा, कपास की खेती सबसे ज्यादा कहां होगी, काली मिट्टी में होगी, ब्लैक सॉइल के अंदर होगी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है ब्लैक सॉइल की, आपको पता होना चाहिए। और इसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है, मतलब जो खुद से, वह मिट्टी जो खुद से कृषि कर ले। अगली बात, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहां है, ध्यान रखिएगा मासिन राम मेघालय में है, पहले चेरापूंजी हुआ करता था, अब मासिन राम है, मेघालय में है, गारो घासी जयंतिया पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। अब आप मुझे मासिन राम से चेरापूंजी की दूरी जरा बताइए कमेंट बॉक्स में, किलोमीटर के अंदर मासिन राम और चेरापूंजी के बीच की दूरी। शिव समुद्रम परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, शिव समुद्रम प्रोजेक्ट लोकेटेड इन कावेरी रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है, शिव समुद्रम प्रोजेक्ट लोकेटेड इन कावेरी रिवर। वह हिंदू त्योहार जिसे थारू जनजाति के लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, थारू ट्राइब जो है वो ध्यान रखिएगा दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है। और आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि थारू ट्राइब कहां की है, किस स्टेट की है। वह भारतीय द्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है ना, वो द्वीप, ध्यान है, वो आइलैंड जो इंडिया और श्रीलंका के बीच लोकेटेड है, तो रामेश्वरम है। कौन सा है, रामेश्वरम है। और मन्नार की खाड़ी भी है, सॉरी आदम का पुल है, मन्नार की खाड़ी गलत बोल रहा हूं, आदम का पुल, जिसे आप क्या बोलते हो, गल्फ ऑफ मन्नार भी बोलते हो, ठीक है। अगली बात, वह शैल तंत्र जो भारत के कोयला निचों का प्रमुख स्रोत है, मतलब क्या है, वो रॉक टाइप जहां कोयला सबसे ज्यादा मिलेगा, तो वो रॉक टाइप है गोंडवाना रॉक सिस्टम। ध्यान रखिएगा गोंडवाना रॉक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद दिला देता हूं, आधा कविगोद, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना एंड दक्कन, ये क्या है, ये ऑर्डर है हमारे रॉक सिस्टम का। अब इससे ज्यादा पढ़ना हो तो ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिएगा, ठीक है। और ये क्या है, गोंडवाना तंत्र। क्लियर। गोंडवाना तंत्र की जो रॉक टाइप होगा, गोंडवाना रॉक टाइप होगा, वो कोयले के लिए बहुत अच्छा है। अगली बात है रोहतांग दर्रा, अब ये इंपॉर्टेंट है, रोहतांग पास और अटल टनल बहुत ज्यादा चर्चा में है, और ये कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में है। आप अक्सर देखते होंगे कि लोग रोहतांग पहुंच के फोटो डाल के आपको ललचाते हैं। वे दो पर्वत श्रेणियां जिनके मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू माउंटेन रेंजेस, ध्यान रखिएगा, टू माउंटेन्स जिनके बीच में क्या है, मिडिल कश्मीर वैली लोकेटेड है, तो दैट इज, ध्यान रखिएगा बृहद हिमालय, मतलब ध्यान रखिएगा बृहद हिमालय और पीर पंजाल, ठीक है। क्लियर हो गई बात, बृहद हिमालय और पीर पंजाल माउंटेन रेंज है। क्लियर। वह सीमा रेखा जो भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करती है, मतलब ध्यान रखिएगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारत और चाइना के बीच में कौन सी बाउंड्री है, तो मैकमोहन बाउंड्री है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात है, ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हमारी टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर लीजिए, और ये पीडीएफ आपको वहां फ्री में मिल जाएगी, और करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लासेस हैं उसको ज्वाइन करें। वह राज्य जहां भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु गुहार मोती या गौरा माता स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुहार मोती या गौरा माता। शायद आप क्या करते हैं, वेस्टर्न पॉइंट को इस नाम से तो बिल्कुल नहीं जानते, गुहार मोती या गौर माता, ध्यान रखिएगा गुहार मोती एंड गौर माता लोकेटेड इन गुजरात। वैसे तो आप ये पढ़ते हो कि वेस्टर्न पॉइंट सर क्रीक है, बट गुहार मोती या गौर माता के नाम से भी हम जानते हैं, ध्यान रखिएगा ये लोकेटेड कहां है, गुजरात के अंदर। अगली बात, औज जनजाति का संबंध कहां से है, औंज ट्राइब कहां से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा औंज ट्राइब लोकेटेड इन, तो ध्यान रखिएगा अंडमान एंड निकोबार। अब आपको एक बात मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है, भारत के अंदर सबसे छोटी ट्राइब कौन सी है, और आपको मैं बता देता हूं 19, 20 या 22 लोग बचे हुए हैं उस ट्राइब के, और उसको प्रोटेक्ट कर रही है हमारी इंडियन गवर्नमेंट सबसे कम, और वो अंडमान एंड निकोबार में ही उसका आंसर छिपा हुआ है। ओज जनजाति का संबंध भी कहां से है, ध्यान रखेगा अंडमान एंड निकोबार से। पूसा सिंधु गंगा किस फसल की प्रजाति है, ध्यान रखिएगा आजकल पूछता है एग्रीकल्चर के अंदर, पूसा सिंधु गंगा
किस फसल की एक प्रजाति है, तो वो ध्यान रखिएगा गेहूं की। किस फसल की है? गेहूं की। क्लियर? अगली बात, भारत में टिन संसाधन व एकमात्र राज्य है, टिन संसाधन वाला एकमात्र टिन सबसे ज्यादा हमको कहां मिलेगा? तो भैया छत्तीसगढ़ में मिलेगा। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, सबले बढ़िया होना हो, अपने को तो ये ध्यान रखना है कि भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। क्लियर हो गई बात? चलिए अपन बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बहुत ज्यादा शेयर करिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।